हाय एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में हम बात करेंगे 8 मार्च की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले को रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने की घोषणा की गई है? अब इसका जो सही जवाब है वो है हमारा जबलपुर जिला। ठीक है, घोषणा की गई है कि जबलपुर जिले को जो गारमेंट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स और रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये कि रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा कहाँ की गई है, तो वो की गई है आपके जबलपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, किस जिले में? जबलपुर जिले में। पॉइंट क्लियर है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जो हमको याद रखना है। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो निकल कर आता है आपका कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर जबलपुर में 60 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के साथ कोहलपुर के लेमा गार्डन में 8 एकड़ के क्षेत्र में जबलपुर गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। देखिए यहां पर बहुत ज्यादा डेटा याद नहीं रखना है। हाँ, कई बार क्या होता है आपका जिला ना बोल करके, जैसे मैंने अभी बताया आपको जबलपुर जिले में, लेकिन वो जिला ना बोल करके प्लेस के नाम से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको प्लेस भी याद होना चाहिए, कहां पर रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर विकसित हो रहा है। तो जबलपुर जिले के गोहलपुर के लेमा गार्डन में। तो आप गोहलपुर भी याद रखें। ठीक है, जबलपुर जिला तो याद रखना ही है, साथ ही साथ गोहलपुर। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात की जाए इसमें, तो लगभग 200 इकाइयां जो हैं, 200 यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जिनमें 75,000 के लगभग व्यक्तियों को रोजगार मिलने के मतलब संभावना है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 31 मार्च 2021 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, एक तो कितनी इकाइयां स्थापित हो रही हैं, तो 200 इकाइयां यहां पर स्थापित की जाएंगी। 35,000 लोगों को लगभग रोजगार मिलने की संभावना है मध्य प्रदेश में। और 31 मार्च 2021 तक ये आपका गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर जो है वो विकसित हो जाएगा जबलपुर के गोहलपुर के लेमा गार्डन में। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए ये जो आपका रेडीमेड गारमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, एक्चुअल में ये एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जबलपुर में इसका चयन किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जबलपुर में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मटर और मटर की प्रोसेसिंग को भी चयनित किया गया था। तो ऐसे कुल मिला के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जबलपुर जिले में 3 अलग अलग चीजों का चयन किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है वो। तो सबसे पहले बात की जाए आपकी, तो इसमें आता है आपका, एक तो आपका हो गया कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स कारोबार की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग कर यहां के वस्त्र निर्माण व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जबलपुर में फैशन डिजाइन क्लस्टर के अंतर्गत आपका रेडीमेड गारमेंट एंड होजरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चयनित किया है। ये तो एक बात हो गई, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो सेकंड नंबर पर आपका आता है, जिले में आपका एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत योजना के तहत 3 गतिविधियां चयनित की गई हैं टोटल जबलपुर में। पहली है आपकी मटर प्रसंस्करण। पहली क्या है आपकी? मटर प्रसंस्करण। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मटर का जो चयन है वो आपका जबलपुर जिले के लिए किया गया है। तो मटर प्रसंस्करण पहला चयन किया गया है। दूसरे पे बात की जाए तो रेडीमेड गारमेंट्स एंड होजियरी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो दूसरे पे क्या चयन किया गया है? रेडीमेड गारमेंट एंड होजियरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसका चयन किया गया है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जबलपुर में। और तीसरा बात की जाए
तो तीसरी गतिविधि के रूप में आईटी सेक्टर का चयन किया गया है। तीसरी गतिविधि के रूप में किसका चयन किया गया है? आईटी सेक्टर का। तो ऐसे टोटल एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत 3 गतिविधियों का चयन किया गया है। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर क्या है आपका? मटर प्रसंस्करण याद रखें, दूसरा रेडीमेड गारमेंट्स एंड होजियरी मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा आपका आईटी सेक्टर। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा वीरांगना नाट्य समारोह का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अब इसकी बात की जाए कि ये नाट्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है आपका, इसके सही आंसर की बात की जाए तो वीरांगना नाट्य समारोह का आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर याद रखें, इसका सही आंसर क्या है आपका? भोपाल। भोपाल में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा आपका वीरांगना नाट्य समारोह का आयोजन किया गया है। अब इसके बारे में देखें तो वीरांगना नाट्य समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उषा ठाकुर के द्वारा किया गया है, जो कि पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, अब इसका आयोजन जो है वो संस्कृति विभाग, ठीक है, स्वराज संस्थान संचालनालय और बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। तो संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय और बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थान। ठीक है, कहां पर किया जा रहा है? तो शौर्य स्मारक भोपाल में 8 से 19 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, नाट्य समारोह, वीरांगना नाट्य समारोह। अब इसमें क्या होगा, ये जो पूरा मंचन होगा इस नाट्य समारोह का, इसका पूरा जो कार्यभार है वो महिला निर्देशिकाओं के द्वारा ही किया जाना है, और इसका जो शुभारंभ होगा वो सुचित्रा हरमलकर, इंदौर की सुचित्रा हरमलकर द्वारा एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति अनुकृति के साथ में इसका शुभारंभ किया जाएगा। हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन जो याद रखना है इस क्वेश्चन में, इस न्यूज के अंदर, कि वीरांगना नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका भोपाल में, और किसके द्वारा? तो संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय और बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थान, इन तीनों ने मिलकर वीरांगना नाट्य समारोह का आयोजन भोपाल में आपके किया है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। यहां पर बात आई है तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करें करंट न्यूज में। तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आपका जो थीम है वो थीम रही है इस बार की थीम है आपकी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको ये थीम बिल्कुल याद कर लेनी है। क्या थीम है? विमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो एकदम बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, एक बार और बोलिए, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, मतलब महिला नेतृत्व जो कि समानता, भविष्य में समानता, और जो कोरोना के आफ्टर कोरोना जो दुनिया है उसमें समानता के साथ महिलाओं का नेतृत्व। ठीक है, ये इसकी थीम है। अब बात की जाए यहाँ पर इसके मनाने की शुरुआत की, तो महिला दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में की गई है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, कब से शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना? तो ये शुरू हुआ है 1975 में, और 1996 से इसको एक थीम के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, एक थीम के साथ मनाने की शुरुआत कब हुई है? 1996 से। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है 1975 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 8 मार्च को। थीम की बात करें तो वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन वानगी पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है,
तो देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो मध्य प्रदेश के दमोह और जबलपुर जिले के दौरे पर हैं, यहाँ पर वो आए हैं। तो उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि दमोह में आपका जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी कुछ दिन पहले ही, कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? जनजातीय कार्य विभाग। ठीक है। अब इन्होंने एक पुस्तिका का विमोचन किया है जिसका नाम है बानगी, और इस पुस्तिका का विमोचन किया गया है श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन किया गया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो याद रखेंगे ये पॉइंट, बानगी जो कि जनजातीय कार्य विभाग की एक पुस्तिका है, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है। दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन, जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन बानगी पुस्तिका। अब ये पुस्तिका जो है, आपका जो बानगी पुस्तिका है, ये मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है ये? तो मध्य प्रदेश की जो जनजातीय विरासत है उसके ऊपर, उनका विकास और उनकी सफल गाथाएं, मतलब उन्होंने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं जनजातीय लोगों ने, उनकी सफल कहानियों पर आधारित ये पुस्तिका है। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद और बात की जाए इस पुस्तिका से रिलेटेड, तो ये पुस्तिका जो है आपकी, इसमें जनजातीय परिदृश्य, विरासत, विकास, संस्कृति, सफलता की कहानियों पर केंद्रित पुस्तिका बानगी में जनजातीय विरासत और उनकी प्रगति के विभिन्न आयामों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। अब इस पुस्तक जो है आपका बानगी पुस्तक जो है, इसका संकल्पना और इसका संपादन जो है वो इसी विभाग, जो आपका जनजातीय कार्य विभाग है, उसी की अधिकारी डॉक्टर स्वाति तिवारी के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, स्वाति तिवारी के द्वारा इसका संपादन और संकल्पना की गई है बानगी पुस्तक की, जो कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित है। और प्रकाशन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब यह जो पुस्तक है ये 4 खंडों में प्रकाशित है, और इन 4 खंडों में, अलग अलग खंडों में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 4 खंडों में से पहले खंड की बात की जाए तो पहले खंड में जनजातीय संस्कृति और परंपरा, जनजातीय विकास, अवधारणा, आयाम एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं को दर्शाया गया है। पहला खंड क्लियर है? पहले खंड में आपका जो जनजातीय संस्कृति और परंपरा है, जनजातीय विकास, अवधारणाएं, आयाम और क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को दर्शाया गया है। द्वितीय खंड की बात की जाए तो द्वितीय खंड में विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित सफलता की 40 कहानियां हैं। तृतीय खंड में अभिनव पहल के रूप में अनूठी योजनाओं की बात रखते हुए उनकी सफलता पर केंद्रित 11 गतिविधियों को रेखांकित किया गया है। और चतुर्थ खंड में जनजातीय अभिव्यक्ति की समृद्ध परंपराओं में शामिल वाचक साहित्य, उनके नृत्य, पर्व, कला एवं संग्रहालयों इत्यादि से संबंधित विवरण है। चारों खंड क्लियर है? ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये जो न्यूज़ होती है, हालांकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर जैसे लिखना को आता है कि जनजातीय विभाग के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए, तो वहां पर आप ये कर सकते हैं कि इस तरीके की मतलब जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पुस्तिका का विमोचन किया गया है, जिसके अंतर्गत उनकी संस्कृति, परंपरा, विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित उनकी सफलता और साहित्य, नृत्य, पर्व और कला आदि पर संग्रहालयों, इस पर मतलब संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है, जिसके द्वारा उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इस तरीके से फैक्ट को रिलेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, हुनर हाट का जो आयोजन है वो आपका किया गया है
यहाँ पर ऑप्शन देखिए गलत हो गए हैं, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पर सेम हो गए हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपका आना चाहिए भोपाल, आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसका सही आंसर भी है आपका भोपाल, तो यहाँ पर आप ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। और सही आंसर का बात की जाए तो इसका सही आंसर है भोपाल। पॉइंट क्लियर है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आपका जो हुनर हाट है उसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में। तो देखिए भोपाल हाट में राज्य स्तरीय हुनर हाट का आयोजन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इस हुनर हाट में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को लगभग 200 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है, कितने करोड़ रुपए का जो लोन दिया जाना है महिला स्व सहायता समूह को, विभिन्न महिला स्व सहायता समूह को, तो वो दिया जाना है आपको 200 करोड़ रुपए की राशि। और किस मिशन के तहत? आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह को, महिलाओं के स्व सहायता समूह को 200 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब इस हुनर हाट में जो आपका लोकल को वोकल बनाने के लिए इसमें विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूह द्वारा हुनरमंद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाना है। किसमें? हुनर हाट में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका इस हुनर हाट में एक वेब पोर्टल स्टार्ट किया गया है कि जो ये उत्पाद हैं महिलाओं के द्वारा जो विभिन्न उत्पाद लाए जाएंगे यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए, तो उन उत्पादों को वैश्विक पटल तक पहुंचाने, मतलब उनकी जो पहुंच है वो दूर दूर तक हो, उस पहुंच को स्थापित करने के लिए और इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाए। और इसके लिए अन्नदाई ब्रांड नाम से, मतलब एक ब्रांड नेम बना दिया गया है। क्या नाम? अन्नदाई ब्रांड नाम से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म? तो अमेजन, इंडिया मार्ट आदि का उपयोग किया जा रहा है। और तो आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या है आपका, कि अन्नदाई.in एक पोर्टल बनाया गया है और उसी पोर्टल में ये जो हुनर हाट वाले जो प्रोडक्ट हैं, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे, वो इस पोर्टल के द्वारा उनकी जो पहुंच है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनकी पहुंच को सुगम किया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है क्या, अन्नदाई.in पोर्टल तैयार किया गया है। किस लिए? इन उत्पादों की विक्रय को, मतलब इन उत्पादों को लोग खरीद सके, साथ ही साथ इनको प्रदर्शन के लिए, मतलब कुल मिलाकर के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है परचेजिंग के लिए, जो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उन प्रोडक्टों को आप ऑनलाइन परचेस कर सकें, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है अन्नदाई.in। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया गया है, यह किला किस जिले में स्थित है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंगौरगढ़ का किला जो है वो किस जिले में स्थापित है, और ये अभी करंट से अगर आप रिलेट करेंगे तो इसके संरक्षण कार्य का शिलान्यास जो है वो भी किया गया है। और वो किया गया है आपका जो राष्ट्रपति जी अभी दौरे पर थे दमोह और जबलपुर के, तो उनके द्वारा सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ
और भी विभिन्न चीज़ों का जो काम था वो भी उन्होंने उसके लिए भी शुरुआत की है। तो यहाँ पर बात करेंगे सिंगौरगढ़ किले की। तो सिंगौरगढ़ का किला जो है वो आपका स्थित है दमोह जिले के अंतर्गत। कहाँ पर स्थित है? दमोह जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालिए बिल्कुल। आने के पूरे चांस, आप कांस्टेबल में तो लिख के रखिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सिंगौरगढ़ किले कहाँ पर है? ये आपका दमोह जिले के अंदर। ठीक है, कहाँ है ये? दमोह जिले में। तो सिंगौरगढ़ किले की बात की जाए तो दमोह जिले में। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब बात करें तो रामनाथ कोविंद ने दमोह जिले में ग्राम पंचायत सिंग्रामपुर, ठीक है, में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया और वहीं पर जनजातीय सम्मेलन का शुभारंभ भी किया दमोह में। और उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया के साथ साथ हैंडमेड इन इंडिया को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी के साथ बात की जाए तो आपका जो राष्ट्रपति ने कहा है कि सिंगौर परिक्षेत्र को नेशनल ट्राइबल हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। तो सिंगौर परिक्षेत्र को नेशनल ट्राइबल हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों से भविष्य में यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो आप इस चीज को अगर मेन से रिलेट करना चाहते हैं तो एक तो आपका सिंगौरगढ़ जो किला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे कि मतलब पर्यटन के क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सिंगौरगढ़ परिक्षेत्र को ट्राइबल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जाने की योजना है, और साथ ही साथ उसके संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप करंट को आप स्टैटिक के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करेंगे और अदर फैक्ट्स के बारे में इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी दुर्गावती की गौरव गाथा के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि रानी दुर्गावती के साहस की कहानी के बारे में बताया और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की है कि रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और यह कार्यक्रम देशभक्ति से ओतप्रोत होगा। ठीक है, अब देखिए बात करें तो उनका बलिदान जो है वो 24 जून को बलिदान हुआ था आपका रानी दुर्गावती का। अभी बात करेंगे रानी दुर्गावती के बलिदान के बारे में कि क्या हुआ था उस समय। तो बलिदान दिवस को रानी दुर्गावती महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ये पॉइंट आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। रानी दुर्गावती महोत्सव आपका कब मनाया जाना है? तो वो मनाया जाना है आपका 24 जून को। ठीक है, प्रतिवर्ष 24 जून को आपका बलिदान दिवस के रूप में रानी दुर्गावती महोत्सव मनाया जाएगा। अब यहाँ पर 24 जून की बात आई है तो हल्का सा बात कर लें 25 जून की। 25 जून को आपका क्या मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। पॉइंट क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका 25 जून को। और 24 जून को क्या मनाया जाएगा? रानी दुर्गावती महोत्सव। 3 दिन का यह महोत्सव होगा जो कि मतलब देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा पूरे प्रदेश में। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। तो देखिए, आपका रानी दुर्गावती जो है वो गोंड वंश से रिलेटेड है, गड़ा का गोंड वंश। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि ये है कहाँ। तो ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य में लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास इस वंश का मतलब सिग्निफिकेंस, इस वंश का उदय माना जाता है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में कहाँ? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य में। अब रामनगर के संस्कृत शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि यादव राय से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कितने शासकों का? 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? रामनगर के जो संस्कृत शिलालेख हैं, ठीक है ना, उसमें यादव राव से लेकर हृदय शाह। और ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख का निर्माण करवाया गया है आपका हृदय शाह के द्वारा। ठीक है,
इसके बाद आपका अमहण दास जो है, जो जिसने संग्राम शाह की पदवी धारण की थी और 1510 ईस्वी में मतलब अपना सिंहासन ग्रहण किया था, तो अमहण दास की बात की जाए जिसने संग्राम शाह की पदवी ली थी और 1510 में इसने सिंहासन लिया था गौंड वंश का। ठीक है, इसके बाद 1543 में आपका दलपत शाह जो है उसने सिंहासन संभाला था, जो कि संग्राम शाह का पुत्र था। ठीक है, लेकिन इनकी 1550 में अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आप ये याद रखेंगे, दलपत शाह ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोंड वंश में। एक संग्राम शाह भी, जिनका एक्चुअल नाम है अमहण दास, लेकिन इन्होंने पदवी ली थी संग्राम शाह की। ठीक है, अब दलपत शाह 1550 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिन्होंने 1543 में सिंहासन संभाला था गौंड वंश का। अब ये जो दलपत शाह हैं, इनके ही साथ में चंदेल वंशीय जो राजकुमारी हैं रानी दुर्गावती, उनका विवाह हुआ है। ठीक है, तो चंदेल वंशीय राजकुमारी जो हैं आपकी रानी दुर्गावती, इनका विवाह हुआ था दलपत शाह के साथ, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने उनके जो नवजात पुत्र थे वीर नारायण, उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया था। ठीक है, तो वीर नारायण इनके पुत्र हुए, जिनको राज सिंहासन पर रानी ने बैठा दिया था। ठीक है, लेकिन मुगल साम्राज्य के जो एक आसफ खां थे, एक मुगल सूबेदार थे ये, इन्होंने मतलब बादशाह की अनुमति के बाद गढ़ा के गौंड वंश पर आक्रमण कर दिया था, और इसी आक्रमण में रानी दुर्गावती ने अपनी मतलब पराजय को देखते हुए स्वयं ही आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, 24 जून को। तो अब यहाँ तक अब पॉइंट क्लियर है। तो आसफ खां जो थे मेन, जिन्होंने आक्रमण किया था गढ़ा के गौंड वंश में, वो आसफ खां थे। उसके बाद पूरा का पूरा ये जो आपका गौंड वंश का गढ़ा वाला क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा आपका मुगल साम्राज्य अकबर के अधीन आ गया था। लेकिन जो आपके दलपत शाह के भाई थे चंद्र शाह, इन्होंने बादशाह की परमिशन के बाद यहाँ पर शासन किया, और दलपत शाह के भाई थे ये, तो इन्होंने अकबर की आज्ञा से शासन किया। कब तक? 1576 तक। फिर इसके बाद आए इनके ही पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, वो थे मधुकर शाह, उन्होंने शासन किया। फिर इसके बाद में इनका शासन चलता रहा, और लास्ट में आप देखेंगे तो अंतिम गौंड शासक जो ज्ञात हैं वो हैं आपके नरहरि शाह। इनका नाम याद रखेंगे। अंतिम गौंड शासक कौन है? तो वो हैं आपके नरहरि शाह, ये अंतिम गौंड शासक हैं। ठीक है, और 1781 के आसपास में आपका पूरा जो गढ़ा का गौंड साम्राज्य है वो मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से गढ़ा के गौंड वंश का अंत जो है वो 1781 में मराठा साम्राज्य में विलय के साथ गौंड वंश जो है वो समाप्त हो गया था। तो इतना आप स्टैटिक डेटा याद रखेंगे। ठीक है ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक, संग्राम शाह के बारे में पूछा जाता है कि किस वंश से रिलेटेड है? गौंड वंश से। ठीक है, फिर इसके बाद बात की जाती है, तो कई बार पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दलपत शाह के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम था वीर नारायण, जो कि नवजात पुत्र थे, और उन्हीं को उन्होंने मतलब शासन राजगद्दी पे बिठा दिया था। फिर एक क्वेश्चन बनता है, गौंड वंश जो है वो किस शताब्दी के आसपास पाया जाता है? तो वो 15वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई है लगभग। फिर उसके बाद आक्रमण करने वाला कौन मुगल था? तो वो था आसफ खां, जिन्होंने रानी दुर्गावती के गढ़ा पर आक्रमण किया था, या आप कई बार अकबर भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में अकबर है तो अकबर, नहीं तो आसफ खां जो मुगल सूबेदार था। फिर उसके बाद अंतिम गौंड साम्राज्य का शासक कौन था? वो है नरहरि शाह। ठीक है, अंतिम गौंड शासक था। उसके बाद 1781 के आसपास ये पूरा जो गौंड वंश था ये समाप्त हो गया, और गढ़ा वाला क्षेत्र जो है वो मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।